और इसे काला दिवस इसलिए कहते हैं कि एक ऐसा काम आज के दिन हुआ था जिसने भारत के लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया था, जिसने भारत की आजादी की आत्मा को मारने का काम किया था, जिसने आजाद भारत को एक बार फिर से गुलामी की ओर ले जाने की कोशिश की थी, जिसने इस देश के मीडिया की आवाज को बंद करने की कोशिश की थी, जिस दिन ने और जिस निर्णय ने राजनीतिक गतिविधियां करने वाले लोगों को अकारण जेल में बंद करके लोक भावनाओं और लोक मत को दबाने की कोशिश की थी। संपूर्ण क्रांति के 50 वर्ष आज पूरे हुए हैं और ये संपूर्ण क्रांति आपातकाल के खिलाफ था। इस आपातकाल को हम काला काल मानते हैं। जिस दिन ये आपातकाल लागू हुआ था उस दिन को काला दिन मानते हैं और वो दिन 25 जून का दिन था और 25 जून को ही आज हम सब लोग उस आपातकाल के लागू होने के दिवस के अवसर पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उस काले दिवस के कार्यक्रम में हम सब लोग उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम में हम सब लोग की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री राजीव वर्मा जी, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे सभी सम्मानित नेतागण और मंच के सामने भी बैठे हुए हमारे सभी अति सम्मानित जेपी सेनानीगण, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कई वरिष्ठ नेताओं को मैं मंच के सामने भी बैठा हुआ देख रहा हूं। ऐसे सभी हमारे अभिभावक तुल्य वरिष्ठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए हुए पार्टी के मंडल के अध्यक्ष, मंडल के महामंत्री, विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों के हमारे पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों और हमारे मीडिया के सभी साथीगण, मित्रों, आज का दिन हम सब लोगों के लिए काला दिवस के रूप में, ऐसे दिवस को हम काला दिवस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आज ही के दिन आजादी के बाद एक बार फिर से इस देश को गुलाम बनाने की कोशिश उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने पूर्व के बहुत सारे इतिहासों को बताया है, कई घटनाओं की चर्चा भी की है। मैं यथासंभव उसका उल्लेख नहीं करूंगा, दोहराऊंगा नहीं, लेकिन जरूर इतना कहना चाहता हूं कि जितनी बातों को हम सब लोगों ने अभी सुना है वह इस बात के पुख्ता सबूत है कि किस प्रकार से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की चिंता न करते हुए 47 पे देश को कितने दशकों के संघर्ष के बाद जो आजादी मिली थी उसकी चिंता न करते हुए एक बार फिर से इस देश को गुलाम बनाने की कोशिश श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लागू करके किया। मेरे भाइयों बहनों, आपातकाल मतलब लोकतंत्र समाप्त कर देना। आपातकाल मतलब सही बात लोग नहीं बोल सकता है। आपातकाल मतलब अखबारों में सही बातें नहीं छपेंगी, मीडिया के लोग सही बात नहीं कहेंगे। आपातकाल मतलब इंदिरा गांधी जी यदि गलती करती हैं, प्रधानमंत्री गलती करती हैं, उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं कर सकता है। आपातकाल का मतलब यदि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता राजनीतिक मुद्दों को उठा के उनके खिलाफ जनमत तैयार करने की कोशिश करते हैं तो वैसे नेताओं को जेल में बंद कर दिया जाता है। यह है आपातकाल।
और देश की आजादी जो मिली और उसके बाद जो संविधान हमको मिला, उस संविधान में इन चीजों का कोई स्थान नहीं। उस संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने हमें संविधान दिया, उस संविधान में ऐसी चर्चा नहीं थी कि देश में कोई प्रधानमंत्री इस प्रकार की तानाशाही व्यवस्था नहीं। संविधान में लिखा है कि आपातकाल तब लाया जाए जब युद्ध से भी भयंकर स्थिति देश के अंदर उत्पन्न हो जाए। क्या युद्ध से भी भयंकर स्थिति 1974 के अंदर थी? बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल राजनीतिक निर्णय था। और इस बात की चर्चा रजनीश जी कर रहे थे, राजनारायण की जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया था चुनाव हारने के बाद, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय आया था 12 जून को। उसी दिन एक और राजनीतिक घटना घटी थी इस देश में। गुजरात के विधानसभा के चुनाव परिणाम भी आए थे और वहां भी कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी। राजनीतिक रूप से इंदिरा गांधी तिलमिला गई थी और राजनीतिक प्रतिशोध में उन्होंने देश की जनता पर जबरन ये काला कानून लादने का काम किया था आपातकाल के लिए, और उसके खिलाफ संघर्ष हुआ, जिस संघर्ष का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किया, जिस संघर्ष को संपूर्ण क्रांति बोला गया, और उस संघर्ष के जो साथी थे, उस संघर्ष के जो अगुआ लोग रहे, उनको आज हम समाज में जेपी सेनानी के रूप में जानते हैं। जिस प्रकार से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले हमारे लिए महत्वपूर्ण लोग समाज में थे, जिन्हें हम स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं, उसी प्रकार ये आपातकाल के खिलाफ लड़ाई भी आजादी की दूसरी लड़ाई थी, जिस लड़ाई के अगुआ लोग को आज हम जेपी सेनानी कहते हैं और उनको नमन करते हैं। यदि ये जेपी सेनानी नहीं होते तो आज देश में फिर से दोबारा संविधान का सम्मान नहीं होता और लोकतंत्र नहीं बचता यदि देश में ये जेपी सेनानी नहीं होते। इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उस योगदान के कारण ही आज फिर से इस देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ। और उस समय जिस प्रधानमंत्री ने, इंदिरा जी ने इसको लागू किया था, वो कांग्रेस पार्टी की नेता भी हम सब जानते हैं, और कांग्रेस पार्टी का काम ही है, उसकी भी चर्चा हमारे वक्ताओं ने की है। कांग्रेस का काम ही है जनता तक झूठ फैलाना, जनता तक गलत बातों को प्रसारित करना। हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो महत्वपूर्ण अंग चुनाव आयोग है, चुनावी मशीनरी है, उसको आरोपों के माध्यम से सवाल के घेरे में, कटघरे में खड़ा करना, निराधार आरोप उस पर लगाना, ये कांग्रेस पार्टी का काम ही है। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण करना और विभाजन के आधार पर वोट बैंक की राजनीति करना। मैं आप सब लोगों को दो उदाहरण देना चाहता हूं। अभी देश के अंदर कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में जो अति पिछड़ी जातियों को, ओबीसी को पूरे देश में जो आरक्षण मिला हुआ, उस ओबीसी के आरक्षण में से आरक्षण को काट के अल्पसंख्यक लोगों को आरक्षण देने का काम कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने किया है। और जो हिंदू ओबीसी वर्ग है उसके हिस्सेदारी में कटौती की गई। संविधान में जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन हमारे हिंदू भाई बहन जो अति पिछड़ा जाति के लोग हैं उनके आरक्षण को काट के कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में वोट के लिए, वोट की राजनीति के लिए, समाज को बांट के वोट बैंक खड़ा करने के लिए उस ओबीसी के रिजर्वेशन को काट के अल्पसंख्यकों को रिजर्वेशन देने का काम किया। और नरेंद्र मोदी जी ने इस चुनाव में भी कहा और आज भी मैं कह रहा हूं,
भारतीय जनता पार्टी जब तक इस देश में है, बाबा साहब अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद जी के संविधान को कोई बदल नहीं सकता है। और हिंदुओं के आरक्षण को कभी कोई वोट के लिए धर्म के नाम पर किसी दूसरे को देने का काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा विरोध करेगी। भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी जो हमेशा से लोगों को भरमाने का प्रयास करती है और वोट बैंक की राजनीति करती है, उसका एक उदाहरण आपके सामने हमने रखा। हम सब लोगों को इस बात को समाज के हर तबके तक पहुंचाना पड़ेगा। इसके लिए भी हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी ताकि ऐसे लोग जो भ्रामक बातें कह के समाज को भ्रमित करती है उनसे हम बचा सके। ये लोग